सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर अपन फाइनल अकाउंट्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के स्टार्ट कर चुके थे कल। इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क करने दिया था। आई होप सबने आपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 आसानी से कर लिया है एंड आई होप सबका नेट प्रॉफिट 43,000 आ रहा है सबका नेट प्रॉफिट 43,000। सिंपल सा था, सिंपल सा था, मतलब सबको आना चाहिए था। बहुत बढ़िया। नाउ ये एंट्रीज आप कर सकते हो, ये क्लोजिंग एंट्रीज आप कर सकते हो। पीएल अकाउंट में सारी डेबिट साइड वाली एक साथ, क्रेडिट साइड वाली सारी एक साथ, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री अलग इसने कर दी और एक ये एंट्री और होगी लास्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली जो एंट्री है ये हम करना भूल जाते हैं। नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सोल प्रोप्राइटर है तो नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट में कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है सारे लोग, आई होप कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सबको। ग्रेट 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 ग्रेट। सो ये सारे एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, प्रीपेड कैरी फॉरवर्ड, ये आपको वैसे बाय डिफॉल्ट आते हैं तो मुझे अलग से कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपन ये करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लिखा है ऑन 1st April provision for doubtful debt existed at rupees 40,000, trade receivable on 31st March were 15 लाख, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर बीआर मिलाकर 15 लाख रुपए के थे, बेड डेप्ट हुए हैं 1 लाख के। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बेड डेप्ट एंड क्रिएट अ पीडीडी ऑफ इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। तो मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बनाएं पीएनएल अकाउंट का भी और बैलेंस शीट में से डेटर में से कैसे माइनस करके शो किया जाता है वो भी। सुना मैंने जो बोला, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एक पीएल अकाउंट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट जहां पीरियड बेड डेट को आप शो करो और एक बैलेंस शीट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट जहां पर आप डेटर एंड ऑल बाकी सबको शो करो। तो जल्दी से एक वो छोटा सा अकाउंट मेरे लिए वो खोल के दिखा दो जहां आप पीएल अकाउंट भी बना रहे हो और आप बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट भी बना रहे हो। जल्दी से जल्दी से। दिस प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट पीरियड इंपॉर्टेंट भी होता है। हाँ निखिल, क्या? ठीक है ठीक है। छोटा सा पीएल का एक्सट्रैक्ट भी और एक छोटा सा बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट। बना? आप लोगों ने बनाया? मैं कर रहा हूं, देखो लिखा है ऑन 1st April 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एग्जिस्टेड एट ₹40,000। 1st April का दे रखा है, क्या है ये? ओपनिंग, वेरी गुड। ये ओपनिंग पीडीडी है, ये आपका ओपनिंग पीडीडी है 40,000 रुपीज का। यू हैव एन ओपनिंग पीडीडी ऑफ ₹40,000। ठीक है, आगे लिखा है
ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31st मार्च 20, 31st मार्च 20 मतलब 31st मार्च 20 मतलब डेट्स पढ़ो, डेट्स पढ़ो। 31st मार्च 20 या 1st अप्रैल 20 इज वन एंड द सेम थिंग। तो ओपनिंग डेटर भी है मेरे पास 15 लाख रुपए के, बेड डेप्ट हुए 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के बेड डेप्ट हुए हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बेड डेप्ट एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस। ठीक है, ये बना लेते हैं। पहले उसके पहले एक छोटी सी बात और जो करनी जरूरी है वो पहले करते हैं। ठीक है, तो बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट, बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट दो तरीके से, बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट दो तरीके से, दो तरीके कौन से? जब कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नहीं क्रिएट कर रखा है, और जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज क्रिएटेड। आई होप यू रिमेंबर, दोनों तरीके से जो सोल्यूशन के अंदर फर्क पड़ेगा वो ट्रीटमेंट का फर्क है। बेड डेप्ट की एंट्री क्या होती है? चाहे पीरियड बनाया हो चाहे पीरियड नहीं बनाया हो, बेड डेप्ट की एंट्री क्या होगी? बेड डेप्ट टू डेटर, चाहे पीरियड बनाया हो चाहे पीरियड नहीं बनाया हो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटर की वैल्यू कम होगी, डेटर की वैल्यू कम नहीं होगी। नाउ फॉर ट्रांसफरिंग बेड डेप्ट, अगर कोई प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट का बनाया हुआ नहीं है, अगर कोई प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट का नहीं बनाया हुआ है, तो एंट्री क्या होगी? अगर कोई प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट के लिए बनाया हुआ नहीं है, तो ये बेड डेप्ट इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल लॉस, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री वुड बी P&L टू बेड डेप्ट, एंट्री विल बी P&L टू बेड डेप्ट। अगर प्रोविजन क्रिएटेड है डाउटफुल डेप्ट के लिए, अगर प्रोविजन क्रिएटेड है डाउटफुल डेप्ट के लिए, तो एंट्री विल बी, पीरियड बनाए क्यों था कि बेड डेप्ट हो जाए तो यहां से चार्ज कर लिए जाए। सो देन एंट्री विल बी, क्या एंट्री बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? पीरियड अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट। जहां तक का प्रोविजन अमाउंट अवेलेबल है पहले वहां से निकाल लेंगे, वहां से बेड डेप्ट को अपन चार्ज कर लेंगे। फिर अगर पीरियड कम पड़ गया, अगर पीरियड कम पड़ गया तो फिर कहां से निकालेंगे? P&L अकाउंट से निकाल लेंगे। तो या तो पूरा सफिशिएंट हो तो ठीक है, नहीं तो एंट्री इस तरह की भी हो सकती है, पीरियड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट, जहां P&L अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर जाएगा कि कितना अमाउंट जो था कम पड़ गया है प्रोविजन के लिए, प्रोविजन बेड डेप्ट को खत्म करने के लिए, तो उतना अमाउंट मैं P&L अकाउंट से निकाल सकता हूं। ठीक है, अच्छा, पीरियड क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी? फॉर क्रिएटिंग पीरियड, एंट्री क्या होती है पीरियड क्रिएट करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीरियड। तो पीरियड क्रिएट करने के लिए हम एंट्री पास करते हैं P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की हम एंट्री पास करते हैं। क्लियर है क्या ये भाई? ये क्लियर है क्या सबको? पक्का? सो ये बेड डेप्ट का बेसिक आपको एंट्रीज आनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एज वेल, जो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये एक तो अपनी कॉपी में बना लेना, क्योंकि बेड डेप्ट इज इंपॉर्टेंट, बाद में बना लेना, बाद में बना लेना, इसको इलस्ट्रेशन के बाद बनाना, पहले इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, फिर बेड डेप्ट का मैं कुछ एडजस्टमेंट, कुछ पॉइंट्स और लिखवाऊंगा, तो आपको वो काम भी आएंगे इसके लिए। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन। 1 अप्रैल को पीरियड का बैलेंस है 40,000 रुपीज का, ये मेरे को ओपनिंग पीरियड दिया हुआ है। डेटर है 31 मार्च, मतलब ओपनिंग डेटर दिए हुए 15 लाख रुपए के। सो आई हैव ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 15 लाख। ठीक है, आई हैव ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 15 लाख। फिर लिखा है बेड डेप्ट हो गए 1 लाख रुपए के, तो बेड डेप्ट हो गए 1 लाख रुपए के, कहां लिखूं बेड डेप्ट हो गए 1 लाख रुपए के? बेड डेप्ट हो गए 1 लाख रुपए के, ओपनिंग पीरियड है बेटा ये, और एक ओपनिंग पीरियड ऑलरेडी है अपने पास, और अभी बेड डेप्ट हुए हैं 1 लाख रुपीस के, तो कहां लिखें इसको? बेड डेप्ट की एंट्री क्या होगी?
बेड डेप्ट की एंट्री क्या होगी? बेड डेप्ट टू डेटर। मतलब मुझे ये बताओ, ये 1 लाख रुपीस का जो अमाउंट ऑफ बेड डेट है वो डेटर में से माइनस हुआ हुआ है या हुआ हुआ नहीं है? नहीं हुआ हुआ। लाइन पढ़ के समझ में आता है ये हुआ हुआ नहीं है, तो डेटर में से मतलब एंट्री अभी दोनों ही पास होनी बाकी है। देखो मैं वापस से आपको दिखाता हूं, ये एंट्री दोनों में कॉमन है, पर ये एंट्री कब होती है? जब बेड डेप्ट हुए हैं। तो बेड डेट अभी हुए हैं, मतलब डेटर में से भी माइनस हुए हुए नहीं है, तो अब डेटर में से बेड डेप्ट टू डेटर की एंट्री में पास करूंगा, तो यहां पे माइनस बेड डेप्ट 1 लाख रुपए, डेटर बच गया मेरे पास 14 लाख के। ठीक है, अभी आई ऑलरेडी हैव एन ओपनिंग पीरियड, तो मैं ना एक बार को ओपनिंग पीरियड को, एक बार मैं ओपनिंग पीरियड को मैं यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, बाय ओपनिंग पीरियड 40,000 का ओपनिंग पीरियड है। ये प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है। पीडी मैंने क्रिएट करने की एंट्री थी पीएनएल टू पीरियड, पीरियड क्रिएट करने की एंट्री थी पीएनएल टू पीरियड, इसका रिवर्सल पास किया है मैंने पीरियड टू पीएनएल। जो ओपनिंग पीरियड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये एंट्री पास करके मैंने उसको जीरो कर दिया। अभी इसका ऑल्टरनेटिव भी समझाऊंगा, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी समझाऊंगा। ठीक है, ये ओपनिंग पीरियड जीरो कर दिया मैंने, यहां पर पीरियड का अमाउंट लिख दिया, डेटर हुए थे 15 लाख के, बेड डेट हुआ 1 लाख का, माइनस कर दिया। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बेड डेट, कर दिए साहब। एंड क्रिएट अ पीरियड इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इन बैलेंस, मतलब डेटर का 5% पीरियड क्रिएट करना है, डेटर का 5% पीरियड क्रिएट करना है। डेटर कितने के? 14 लाख, 14 लाख का 5% पीरियड कितना होता है? 70,000। तो डेटर तो बच गया 13 लाख, 30,000 के। ये पीरियड अब क्रिएट करना है, तो टू, एक तो बेड डेप्ट थे, बेड डेप्ट कितने के थे? 1 लाख के, प्लस पीरियड कितना क्रिएट करना है? 70। यहां तक की कहानी समझ में आती है क्या? यहां तक की कहानी समझ में आती है क्या? यहां तक की कहानी में किसी को समस्या है क्या? पक्का नहीं ना हो। ऑल्टरनेटिवली ये जो ओपनिंग पीरियड है, इसको मैं यहां माइनस करके शो कर सकता हूं, है ना? तो या तो ऐसे लिख लो, या फिर ऑल्टरनेटिवली ओपनिंग पीरियड जो ऑलरेडी दिया हुआ था उसको यहां पे माइनस करके शो कर लो। तो नेट इंपैक्ट पीएल अकाउंट में डेबिट हो रहा है 130, या तो ऐसे कर लो या फिर ये ऐसे कर लो, दो में से कुछ एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। क्या करना है बता दो, तुम्हें एक मिटाऊंगा अभी, बताओ क्या करना है? माइनस करके शो करना है या ओपनिंग पीरियड को क्रेडिट में लिख देना है? माइनस करके, अच्छा जैसे अच्छा लगे, दोनों लिख लो एग्जाम अपने कॉपी के अंदर, दोनों ही सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सिर्फ यहां माइनस करके शो करने में एक ऐसा पर्टिकुलर केस बनता है जहां समस्या आती है जीवन के अंदर, जब आपका ओपनिंग पीरियड ज्यादा हो जाए अब जो एग्जिस्टिंग पीरियड चाहिए उससे। मतलब मानो ये जो टोटल अमाउंट है वो अमाउंट से ज्यादा का ओपनिंग पीरियड पड़ा हुआ है, तो ये माइनस करोगे तो यहाँ नेगेटिव में शो होता है, नेगेटिव में शो नहीं कर सकते, फिर ये एज इट इज पूरी कैलकुलेशन उठाकर क्रेडिट में लेके जानी पड़ेगी और सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए जीवन के अंदर, इस तरह का कंफ्यूजन अगर जीवन में नहीं चाहिए तो ओपनिंग पीरियड दे रखा है ना, बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके उसको पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो, आपके लेवल पर इससे बड़ा समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है क्या? तो ओपनिंग पीरियड पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो, ऐसा भी करना चाहो ये भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रांजैक्शन का पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे ट्रांजैक्शन का आपके पीरियड पीएनएल अकाउंट में क्या फर्क पड़ा, तो पीएनएल अकाउंट में इसका क्या फर्क पड़ा? मतलब टोटल इंपैक्ट इन पीएनएल अकाउंट कितना हुआ? 1,30,000, 1,30,000 का आपका पीएनएल का इंपैक्ट पड़ेगा, इसके अलावा और कोई इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं है। ये समझ में आती है बात? ठीक है सारे लोग, पक्का? वही कर रहा हूं, एक ही बात है।
भाई आपने 1 लाख का बेड डेट हुआ, ओपनिंग पीरियड 40 चार्ज कर लो 60 पीएनएल के अंदर। अब खाली इसको देखना, खाली 1 लाख और 40 देखना। 60 लिखा है क्या पीएनएल में? इसको इधर लेके जाऊंगा, माइनस हो जाएगा 60। इसको इसको कंपेयर कर लो, पीरियड जो नया बनाया उसको छोड़ दो। ठीक है ये बच्चे, ठीक है। एट एक ही बात है, वो हो तो रही है, पीरियड से बेड डेट को एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? इसी में अगर मैं एक पीरियड का अकाउंट खोलता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मैं अकाउंट खोलता, तान्या ने पूछा है इसलिए बना देते हैं। प्रोविजन हैव विच बैलेंस? प्रोविजन हैव विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना प्रोविजन है? ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग मेरे को पता है 70 बनाना है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 70,000। बेड डेप्ट की एंट्री होती है बेड डेप्ट टू डेटर, और फिर पीरियडी टू बेड डेप्ट, तो पीरियडी में टू बेड डेप्ट। कितने के बेड डेप्ट हुए? 1 लाख रुपए के। तो अब नेट करो, 130 आ रहा है। एंट्री बन रही डैश टू पीरियडी, पीरियडी क्रिएट किया मतलब पीरियडी क्रिएट किया है। देखो यहां से हटाता हूं, एंट्री बन रही है डैश टू पीरियडी, डैश टू पीरियडी मतलब पीरियडी क्रिएट हुआ है, मतलब ये बाय पीएनएल होगा 130। देखो 130 130, ठीक है क्या? ये तो यहां पे ही चले जाएगा, माइनस हो गया, यहां नहीं लिखा है तो, इसको यहां नहीं लिखा है तो, ठीक है वो उस तरह से माइनस हो जाएगा। बात समझ में आती है सबको? भाई बात समझ में आती है सबको? पीरियडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कोई समस्या है क्या जीवन के अंदर? कोई समस्या है क्या? पक्का? पीरियड इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रॉब्लम है किसी को इसमें? पक्का नहीं? तो ये पहले इलस्ट्रेशन कर लेना, फिर वो बनाना, ताकि मैं कुछ केसेस आपको कराऊं बेड डेप्ट के, मतलब कैसे कैसे तरह से हो सकता है, फिर मैं आपको वो केसेस कराता हूं। तो एक बार जल्दी से ये कॉपी कर लो। देखो ये एंट्रीज तो मेरे को काम आएगी आएगी, मैं कुछ आपको पर्टिकुलर केसेस करवा रहा हूं जहां पर अलग अलग तरीके से पीरियड का ट्रीटमेंट के ऊपर अपन बात करते हैं। मानो मैं सारे जो करा रहा हूं वो सारे आपको पीरियडी के अलग अलग केसेस कराऊंगा कि अलग से पीरियडी कैसा कैसा हो सकता है। केस 1, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, या ये कॉमन कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस को तो अपन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। मानो ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 11 लाख रुपए के, 11 लाख रुपीस का ट्रेड रिसीवेबल है, बेड डेप्ट है 20,000 के, पीरियड दिया हुआ है 5,000 रुपए का, ठीक है। केस नंबर 1, नो अदर इन्फो इज अवेलेबल।
और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। तो केस नंबर 1 में और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आपको मैंने बोला है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस बीआर दिए हुए हैं 11 लाख रुपए के, बेड डेप्ट है 20,000 रुपीज का, पीडीडी है 50,000 रुपए का। एक चीज मेरे को बताओ, अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में आती है तो उसके कितने इंपैक्ट होंगे? एक। और कोई चीज एज एन एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसके कितने इंपैक्ट होंगे? दो। मैंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, मैंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। आपको हर केस में खाली यही बताना है कि किस तरह से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा। आपको हर केस में एक ही चीज बतानी है कि किस तरह से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा। तो मैं चाहता हूं एक बार आपको अपने आप पता पड़े कि क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है, तो आप एक एक्सट्रैक्ट बनाओ। ट्रेडिंग में तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं इसका, ये तो आई होप यू आप समझ ही गए, ट्रेडिंग में तो कोई इंपैक्ट आने नहीं वाला इसका। मैं चाहता हूं आप एक ऐसा बनाएं, मतलब एक केस बनाएं जहां आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, और किस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें शो करी जाएगी आप वो बताएं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से कोशिश करें एक बार अपने आप इसको बनाने की, ताकि आपको पता पड़े कि किस तरह से क्या होने वाला है। छोटे छोटे से एक्सट्रैक्ट ही बनाने हैं आपको खाली। जल्दी से डन। चलो देखो, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? असेट साइड पर। अच्छा एक चीज बताऊं, अगर कोई चीज, अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट आ रहे हैं तो बेड डेप्ट की एंट्री पास हुई है कि बेड डेप्ट की एंट्री पास नहीं हुई है? हो गई। अच्छा बेड डेप्ट की कितनी एंट्री होती है? दो। दो कौन सी? बेड डेप्ट टू डेटर, ये बेड डेप्ट टू ट्रेड रिसीवेबल, और दूसरा पीएनएल टू बेड डेप्ट, या फिर पीडीडी टू बेड डेप्ट, वटेवर वटेवर एक कोई एंट्री। अब अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट आया है तो क्या बेड डेप्ट टू डेटर की एंट्री पास हो गई है कि नहीं हुई है? हो गई है कि नहीं हुई है? बाकी लोग अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब उसकी एंट्री पास हो चुकी है, मतलब बेड डेप्ट टू डेटर की एंट्री मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूं, मतलब 11 लाख के डेटर इज आफ्टर डिडक्टिंग 20,000 का बेड डेप्ट। ये समझ में आती है क्या बात? 11 लाख इज आफ्टर डिडक्टिंग 20,000, तो मुझे 20,000 डेटर में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसकी दूसरी एंट्री जो होनी चाहिए थी वो दूसरी एंट्री नहीं हुई है, इतना सही मतलब है। ये समझ में आता है सब लोगों को? नाउ बेड डेप्ट 20 के हैं, 5,000 का पीडीडी है, तो ये 5,000 तो पीडीडी से निकल जाएंगे, है ना? मतलब जब मैं पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा टू बेड डेप्ट 20,000, इसमें से ओपनिंग पीडीडी तो काम आ जाएगा मेरे 5,000 रुपए का, ठीक है ना? और बाहर 15,000 आ जाएगा। बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल 11 लाख का 11 लाख, कोई चेंज नहीं होगा। ये क्लियर है क्या? ठीक है क्या? सब लोग पक्का? सब लोग पक्का? केस 2, फर्दर बेड डेप्ट 1 लाख रुपए, फर्दर बेड डेप्ट हुए हैं 1 लाख रुपए के। तो अगेन सेम कहानी करनी है, पीएनएल का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, और बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाना है।
भाई मैं अपने हिसाब से है ना वो लेंथ को थोड़ा ऑल्टर कर रहा हूँ, तुम्हारे पास तो जगह होती है, मेरे पास थोड़ा बोर्ड छोटा होता है, मेरा बोर्ड आपकी कॉपी से थोड़ा छोटा है, तो आपको थोड़ा सा आराम से बना लेना नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से जगह एडजस्ट करते हुए बनाता हूँ। फर्दर बेड डेप्ट हुए हैं 1 लाख रुपीस के, जल्दी से। डन 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 डन। ओके, सो बैलेंस शीट में अगेन ट्रेड रिसीवेबल तो हैं 11 लाख रुपए के, जो चीज ट्रायल बैलेंस में आ रही है मतलब उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ दूसरा एंट्री करना पड़ेगा टू बेड डेप्ट। कितने के बेड डेप्ट हुए? 20,000। ओपनिंग पीरियड जो दे रखा है उसको इसी में से माइनस कर देंगे अपन, या पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। 5,000। फर्दर बेड डेप्ट हो गए 1 लाख रुपीज के, अभी ये 1 लाख रुपए बेड डेप्ट और हुए, तो मतलब इसकी दोनों एंट्री पास करनी बाकी है। पहली एंट्री क्या होती है? बेड डेप्ट टू डेटर, तो डेटर में से क्या हो जाएंगे? फर्दर बेड डेप्ट माइनस 1 लाख रुपए के, तो ये डेटर कितने के बच गए? 10 लाख। अब ये 10 लाख तो बाहर आ जाएगा, ये फर्दर बेड डेप्ट और हुए हैं, इसकी एंट्री बेड डेप्ट टू डेटर और दूसरी एंट्री पीएनएल टू बेड डेप्ट, कोई पीरियड तो बचा ही नहीं हमारे पास में क्योंकि मैं पुराने में ही खत्म कर चुका हूं, तो प्लस फर्दर बेड डेप्ट कितने के? 1 लाख, तो ये टोटल बाहर कितना आ जाएगा? 1,15,000। ठीक है क्या भाई? ठीक है क्या सब लोग? पक्का? केस नंबर 3, फर्दर बेड डेप्ट 1 लाख, पीडीडी टू बी maintained at 10% on trade receivable। केस नंबर 3 में फर्दर बेड डेप्ट तो है 1 लाख रुपए के, और पीरियड आपको मेंटेन करना है डेटर का 10%। हो गया? हो गया हो गया हो गया। हुआ क्या?
बढ़िया, ठीक है। सो ट्रेड रिसीवेबल 11 लाख, ट्रायल बैलेंस बेड डेप्ट आ रहा है तो ये आ जाएंगे टू बेड डेप्ट। कितने के बेड डेप्ट है? 20,000। फिर लिखा है पीरियडी है 5,000 का, तो माइनस ओपनिंग पीरियडी 5,000। नाउ फर्दर बेड डेप्ट हो 1 लाख रुपए के, तो ये फर्दर बेड डेप्ट एक तो यहाँ 1 लाख रुपीज ऐड हो जाएगा और फर्दर बेड डेप्ट डेटर में से माइनस हो जाएंगे 1 लाख रुपीज के। ये बच गया 10 लाख। यहाँ तक तो सब कुछ सेम था जो केस नंबर 2 में भी था। पीरियडी मेंटेन करना है डेटर का 10%, तो माइनस पीरियडी एट 10% विच इज 1 लाख, तो ये बाहर आ गया 9 लाख रुपए। और ये बाहर आ गया 1 लाख रुपीज, और ये न्यू पीरियड जो अब बनाना है वो 1 लाख रुपए का और हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 215,000। ठीक है, ठीक है क्या सब लोग पक्का? बढ़िया 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 बढ़िया, कर लो जल्दी से। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता? बोलिए। न्यू पीरियड ही 10% मेंटेन करना है, डेटर का 10%। तो डेटर 10 लाख के बचे हैं, 10 लाख का 10% 1 लाख। किसमें से हमें माइनस करना है? पीडीडी क्रिएट करना है। पीडीडी कैसे क्रिएट होगा? पीएनएल टू पीडीडी, पीएनएल टू पीडीडी। ठीक है, ओल्ड पीडीडी तो जीरो हो चुका है, ओल्ड पीडीडी तो जीरो हो चुका है। ठीक है ना? केस नंबर, बोलिए। टू पीडीडी बना ले, यहाँ पर 1 लाख रुपए अलग कर ले। अरे नेट टोटल इम्पैक्ट पीएनएल अकाउंट में 215 का जाएगा, कैसे कर ले, कोई तकलीफ नहीं आ रही। तेरे को इस ओपनिंग पीरियड को यहाँ घुमाना है, यहाँ घुमा ले। तो ये 220 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगेन नेट इम्पैक्ट 215 ही आना चाहिए। नेट इम्पैक्ट 215 पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, ये ध्यान रखना है। कैसे भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। केस नंबर 4, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है डेबिट क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल 11 लाख, बेड डेप्ट 20,000, पीडीडी 1,80,000। साथ में लिखा है फर्दर बेड डेप्ट, या इसको कर लो 3,80,000, फर्दर बेड डेप्ट 1 लाख, पीडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। केस नंबर 4 मैंने ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया। डेटर है 11 लाख रुपए के, बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में है 20,000 के, पीरियडी जो था वो दिया हुआ है ऑलरेडी 3,80,000 का। फर्दर बेड डेप्ट हो गए 1 लाख रुपीज के। पीरियडी मेंटेन करना है डेटर का 5%। केस नंबर 4 फटाफट से बनाओ। करो फटाफट से। ये सेम ट्रायल बैलेंस है, मैंने सिर्फ पीडीडी जो 5,000 का था उसको 3,80,000 लिखा है बस, और कोई चेंज नहीं किया।
हुआ? भाई हुआ क्या? ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल 11 लाख बैलेंस शीट में आ गए। फिर बेड डेप्ट हुए 20,000 के, तो टू बेड डेप्ट 20, अरे यार साइड में लिखना था, टू बेड डेप्ट 20,000। फिर पीरियड दिया हुआ है मेरे को 3,80,000 का, देखना इधर। इस पीरियड को मैं जनरली अभी तक तो माइनस कर रहा था, तो माइनस ओपनिंग पीरियड, अगर ऐसा लिखता हूँ 380, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, माइनस ओपनिंग पीरियड 3,80,000। ठीक है। अभी फर्दर बेड डेप्ट होगा 1 लाख है, तो ये फर्दर बेड डेप्ट में तो ऐड हो जाएंगे 1 लाख, और ये डेटर में से क्या हो जाएंगे फर्दर बेड डेप्ट माइनस 1 लाख। डेटर बच गए 10 लाख रुपए के। फिर नीचे बोला पीरियड मेंटेन करना डेटर का 5%, तो पीरियड चाहिए 5%, कितना होता है 10 लाख का 5% कितना होता है 50,000, है ना। तो ये बच गया 950। पीरियड चाहिए 50,000 का, मतलब न्यू पीरियड जो आपको चाहिए टोटल वो 50,000 का चाहिए। अब आप अगर इसको टोटल लगाते हो तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव लिखना तो हमारे को परमिसेबल नहीं होता, ये भी आपको पता है। तो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, इसका टोटल यही लगा दूं 170 लिख दूं, और इसको यहां ट्रांसफर कर दूं बाय ओपनिंग पीरियड 380, विच इज द इजीएस्ट ऑप्शन विच यू कैन डू। यहां से इसको हटा दो। ठीक है, इसमें कहीं कोई माथाफोड़ी नहीं करनी, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एज इट इज इसको यहां लिख दो। ऑप्शन नंबर 2 इसी को करने का थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर लो, ये सारी कैलकुलेशन एज इट इज वहां ले जाओ। अब ये सब कुछ अगर वहां लेके जाओगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस बेड डेट माइनस फर्दर बेड डेट माइनस न्यू पीरियड, तो एज इट इज 170 वहां उठ के चला जाएगा। बेसिक इंपैक्ट आपको ध्यान जो रखना है वो ये है कि 380 माइनस 170 ही पीएल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। 380 माइनस 170 ही पीएल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। बात समझ में आती है क्या? ठीक है क्या? पक्का सब लोग? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ओपनिंग पीरियड इसलिए आप यहां लिख लो। अब जैसे ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया था इसलिए मेरे को पता था, और मैंने जानबूझ के अमाउंट इतना बड़ा रखा था कि मेरे को पता था क्वेश्चन करने से पहले ही कि ऐसा नेगेटिव होने वाला है। अब मान लो एग्जाम में जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारे को थोड़ी पता होगा कि कितना बड़ा है, कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा लंबा है, कितना छोटा है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं अगर ट्रायल बैलेंस पीरियड दिया हुआ है तो उसको बाय डिफॉल्ट ही पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो, तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा, कभी कोई काटापीटी करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे केस 1 2 3 करते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ओपनिंग पीरियड को कहीं लिखाओ, क्योंकि ओपनिंग पीरियड का अमाउंट कम है और जो टोटल बेड डेट फर्दर बेड डेट और पीरियड नया बनाकर जो चाहिए वो अमाउंट ज्यादा है, तो समस्या नहीं है। समस्या तब आएगी जब ओपनिंग पीरियड का अमाउंट ज्यादा है और बाकी सब मिलाकर कम है। मेरी बात समझ में आती है? सब लोग पक्का? सब लोग पक्का? ग्रेट, कॉपी कर लो उसको। इसी में एक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसी में एक आगे कंटिन्यूशन में आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो मुझे बताओ ये केस 1 2 3 मिटा दूं और ये केस 1 2 जो मैंने लिखे हैं वो मिटा दूं? मिटा दूं? ठीक है, तो मैं ये सारे केसेस हटा रहा हूं, यहां से ट्रायल बैलेंस में सेम रख रहा हूं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर? होता क्या है? बिल्कुल भाई, कि जो दुकान पर डेटर आए हैं सामान खरीदने वो बोलेंगे कुछ तो डिस्काउंट करके दो। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन तो है ही। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बेड डेप्ट 1 लाख के, पीरियड मेंटेन करना है डेटर का 10%, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है
2% का। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% का मतलब है मुझे लगता है कि जो डेटर पैसा मांगने आएंगे, मुझे लगता है कि जो डेटर पैसा मांगने आएंगे वो मुझसे 2% का डिस्काउंट तो मांगेंगे ही मांगेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। सो केस नंबर 5, केस नंबर 5 हो गया ये। ट्रेड रिसीवेबल सेम 11 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 11 लाख रुपए के हैं। बेड डेप्ट 20,000 पीएल अकाउंट में डेबिट में आ जाएंगे। पीरियड 5,000 माइनस कर लो या पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख लो, एक ही बात है। फर्दर बेड डेप्ट होगा 1 लाख के, तो ये फर्दर बेड डेप्ट 1 लाख। डेटर में से फर्दर बेड डेप्ट माइनस हो जाएंगे, डेटर बच गए 10 लाख के। फिर पीरियड चाहिए 10%, तो माइनस पीरियड एट 10% कितना हो गया 1 लाख। ये न्यू पीरियड मर गए, जगह कम पड़ेगी 1 लाख रुपए के। ये बचे 9 लाख। यहां तक तो अभी अपन ने सब कुछ किया ही था, यहां तक तो अपन ने सब कुछ अभी किया ही था। अब मैंने बोला एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बना डेटर का। भाई इसका मतलब है जो डेटर दुकान पर पैसा देने आएंगे वो हमसे डिस्काउंट मांगेंगे। मुझे बताओ दुकान पर पैसा मांगने कितने आने वाले हैं, कितने कितने के डेटर आने वाले हैं? 9 लाख के, 9 लाख रुपए के। ये समझ में आता है क्या? तो 9 लाख का 2% डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा अक्रूवल कंजर्वेटिज्म के हिसाब से, नॉट अक्रूवल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से 2% का डिस्काउंट बनाना पड़ेगा मेरे को। तो माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2% कितना होता है 18,000। दिस इज 882। और ये प्रोविजन फॉर, भाई मैंने ना छोटा छोटा लिख रहा हूं, तुम पूरा लिख लेना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने का प्रोविजन बनाना है 18,000 का, ये और बनाना है। ऐड कर लो अब कितना हो रहा है 1 220 215 225 233 हो रहा है क्या? टोटल लगा लेना एक बार, इसका टोटल देख लेना क्या हो रहा है। 20 माइनस 5 15, 2 15, 2 15, 2 25, 2 25 और 8 233। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, हाँ बोल बोल बोल। हाँ नहीं, बैलेंस शीट में तो नया वाला 550,000 ही शो होगा ना ये रहा। बिल्कुल नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, मैंने पीडी रिवर्सल किया है, ये देखो ना, बिल्कुल बढ़ेगा नेट प्रॉफिट सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन। करें आगे या हटाऊं? अच्छा हटाऊं, चलो केस 3 वाला तो मिटाई दूं ना, वो तो नहीं चाहिए अब। भाई पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक अलग कहानी है और प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट एक अलग कहानी है ना? अरे है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कैसे बनेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कैसे क्रिएट होगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। देखो दोनों में बहुत बड़ा फंडामेंटल फर्क है, समझना। पीरियड बनता है, सुन लो मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है जीवन के अंदर। पीरियड बनता है
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता है कि अगर बेड डेट हो जाए तो इसमें से निकाल लें, काम में ले लें और बेड डेट को खत्म कर लें, है ना। और डेप्रीसिएशन वाली जो कहानी है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनता है जब जब डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो फंडामेंटल समझना, अगर बेड डेट हुए तो पीरियड कम होगा, पर अगर डेप्रीसिएशन चार्ज किया तो पीरियड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बढ़ेगा। ये समझ में आती है क्या बात? फंडामेंटली बहुत बड़ा फर्क है। डेप्रीसिएशन चार्ज करने से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इंक्रीज होता है और बेड डेप्ट होने से पीरियड डिक्रीज होता है। ये समझ में आती है बात? Whenever I charge depreciation, provision for depreciation will increase. But whenever bad debt will happen, provision for doubtful debt will decrease. ये फंडामेंटली जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आई क्या बात? पक्का? सब लोग पक्का? बढ़िया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की एंट्री लिख लेना, एक डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन डेप्रीसिएशन मैंने भी लिखी, तो आप भी लिख लेना इतनी सी एंट्री। तो एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और दूसरी एंट्री पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करो। ये 4 तो कर लिया ना अपन ने। पहले ये एडजस्टमेंट कराऊं या कोई एक क्वेश्चन करोगे एक? चलो एक काम करो, पहले ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 कराओ, 5 करो, फिर मैं और एडजस्टमेंट आपको करवाता हूं। तो पहले एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 करो। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है, इन्वेंट्री अकाउंट दे रखा है। तो ये इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है भाई, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ओपनिंग ही होगा। कैश इन हैंड, मशीनरी, परचेज, वेजेस। वेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट सन्ड्री, ऑफिस एक्सपेंस मतलब नॉर्मल एक्सपेंस है, सेल्स है, सम ओइंग बाय कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दे रखा है। आपको बोला एंट्रीज बनाओ एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग पेन, तो ट्रेडिंग पेन अकाउंट बना लो। नॉर्मल एंट्री तो आप बना ही लोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को देखकर ही तो एंट्री बनानी। क्लोजिंग एंट्री बनाने तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 to 2 और डैश 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 टू ट्रेडिंग, सेम फॉर पीएल अकाउंट एज वेल। ध्यान क्या रखना, एक प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? ट्रेडिंग टू, वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट की एंट्री होगी किस चीज की? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। और पीएल अकाउंट से ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट को एक ही एंट्री पास करेंगे, एक ही एंट्री पास करेंगे, पीएनएल टू कैपिटल की। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करने की भी एक ही एंट्री, ट्रेडिंग टू पीएनएल, मतलब ट्रेडिंग टू जीपी फिर जीपी टू पीएनएल की जगह एक ही एंट्री ट्रेडिंग टू पीएनएल। और नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री भी क्या होगी? पीएनएल टू कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो जाएगा। आई होप सबका ग्रॉस प्रॉफिट 20 to 50 आ रहा है और नेट प्रॉफिट 630 आ रहा है। ये आ रहा है क्या सबका इतना? सब लोग पक्का? ठीक है,
तो चलो अब मैं आपको वापस से ऊपर थोड़े से एडजस्टमेंट जो और हैं वो एडजस्टमेंट्स और करवा देता हूँ, जो जो मेरे को ध्यान आते जाते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रीपेड की। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? जैसे प्रीपेड सैलरी पकड़ लो, कुछ भी एक पकड़ लो, कोई सब एक ले लो। प्रीपेड सैलरी एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगा, पर एंट्री बताओ क्या होगा? अच्छा एडजस्टमेंट आई होप पता है आपको क्या होता है प्रीपेड सैलरी का? मतलब सैलरी इज पेड इन एडवांस 5,000 रुपए दिया हुआ है नीचे एज एन एडजस्टमेंट। सैलरी इज पेड इन एडवांस 5,000 रुपए दिया हुआ है एज एन एडजस्टमेंट, क्या करोगे? वेरी गुड यार, ये तो सबको आता है। सैलरी में से माइनस और बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के ऊपर। तो अब बताओ एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट, उस एक्सपेंस को कम करने के काम आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। सैलरी इनकम नहीं है, एक्सपेंस को कम करने के लिए क्रेडिट किया गया है, एक्सपेंस को कम करने के लिए क्रेडिट किया गया है। अच्छा फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडजस्टमेंट क्या करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? नीचे एज एन एडजस्टमेंट दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, क्या करोगे? वेरी गुड यार, एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है ना? ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? अर्नड बट, वेरी गुड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम की एंट्री क्या बनेगी? अक्रूड इनकम टू इनकम, वेरी गुड। अक्रूड इनकम बैलेंस शीट में कहां आएगा? असेट साइड पर। और इनकम में, रिस्पेक्टिव इनकम में क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या सारे लोग? ठीक है क्या सारे लोग? अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, यहां नीचे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपए, क्या करेंगे? वेरी गुड, रेंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड पे जो रेंट रिसीव्ड दे रखा है उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? हाँ, मतलब इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। ये चारों एडजस्टमेंट एंट्रीज ही मैंने पास करी है, ये अज्यूम करते हुए पहले इनकी एंट्री एक ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब जब सैलरी पे कर रहा था तो मुझे पता नहीं था प्रीपेड है, जब रेंट मुझे मिला था तब मुझे पता नहीं था कि अर्नड है, अक्रूड इनकम जब हुई है तो मुझे पता नहीं था। तो मैं एक एंट्री ऑलरेडी पास कर चुका हूं इनकम, जैसे यहां एक एंट्री ऑलरेडी पास कर चुका हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। अब पता पड़ा है उस रेंट में से 5,000 रुपए एडवांस के मिल गए हैं, अनअर्न्ड है, तो ये एंट्री फिर पास होगी। ये तो एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब ये जब चारों लिखा है ये चारों मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज है। जब ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, कहां दिया हुआ है? एज एन एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड सैलरी दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रीपेड सैलरी दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड सैलरी दिया हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है?
हो चुका है। जो चीज ट्रायल बैलेंस में आ रही है उसका खाली एक ही इंपैक्ट होगा, कहां जाएगा वो? बैलेंस शीट में कहां पे? बैलेंस शीट में कहां पे? वेरी गुड, असेट साइड। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है सब लोग? पक्का? बढ़िया। सेम अगर सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो खाली कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कहां पे? लाइबिलिटी साइड। उसको सैलरी में ऐड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रहे ना सबको? बढ़िया। नाउ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एंट्री क्या होगी? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एंट्री क्या होगी? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो इसके दो इंपैक्ट क्या होंगे? इसके दो इंपैक्ट क्या होंगे? वेरी गुड। परचेज में से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, और फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट में ये क्या हो जाएगा? पीएन अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है ना सारे लोग? पक्का है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ग्रेट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है 1000 रुपए के। एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, 1000 और फिर पीएनएल टू लॉस बाय फायर 1000। ये तो एंट्री होती है ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो इस एंट्री के दो इंपैक्ट क्या होंगे? परचेज में से माइनस, परचेज में से माइनस, और लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर है तो क्या हो जाएगा? पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पर भी आ जाएगा। मानो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है 1000 रुपीज के, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए क्लेम के एक्सेप्ट करे हैं। एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1000। ठीक है, लॉस बाय फायर टू परचेज 1000। फिर इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम अकाउंट डेबिट 800, 200 रुपए का अल्टीमेट नुकसान है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 200 टू लॉस बाय फायर 1000। ठीक है क्या भाई? ठीक है क्या? तो परचेज में से 1000 रुपए माइनस, परचेज में से 1000 रुपए माइनस। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आ जाएगा 800 रुपीज का, और पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर 200 रुपीज। क्लियर है? अच्छा, बाय चांस क्वेश्चन ने बोल दिया कि इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट भी कर दिया, तो यहां इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की जगह डायरेक्ट बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर बैंक में ऐड हो जाएगा, अलग से एसेट साइड पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को नहीं लिखना। या एक एडिशनल एंट्री और बना लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, अगर पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है तो। ये ठीक है क्या सब लोग? सब लोग देन कमीशन टू मैनेजर। अब कमीशन टू मैनेजर में दो केस है। दो कौन से केस है? बिफोर और आफ्टर। बिफोर वाले केस में क्या होगा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, और आफ्टर वाले केस में क्या होगा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है क्या? करने का तरीका क्या है?
इस करने का तरीका क्या है? जैसे मैं जनरली कराता हूं और मैं बोलता हूं कि आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, सारे एडजस्टमेंट अदर देन मैनेजर कमीशन, सुन लो, सारे एडजस्टमेंट अदर देन मैनेजर कमीशन कर लो और एक नेट प्रॉफिट निकाल लो, अकाउंट को यहीं पर ही क्लोज कर दो, अकाउंट को यहीं पर ही क्लोज कर दो, पीएनएल को एक्सटेंड करो, यहां लिखो बाय नेट प्रॉफिट और फिर इसके ऊपर यहां पर मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन कर लो और फिर यहां पर एक फाइनल नेट प्रॉफिट निकाल लो। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम वेदर इट इज बिफोर वाला केस और वेदर इट इज आफ्टर वाला केस, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर सीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा ऐसे ही होना है। फर्क क्या है बिफोर आफ्टर में? अमाउंट का, मतलब मैनेजर का कमीशन का जो अमाउंट निकलेगा दैट विल डिफर, मैनेजर कमीशन का जो अमाउंट निकलेगा दैट विल डिफर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्री क्या बनेगी मैनेजर कमीशन की? मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन की एंट्री बन जाएगी। सो मैनेजर कमीशन पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पर, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर। ये हमेशा होगा। क्यों ऐसा हमेशा है? आउटस्टैंडिंग क्यों होता है? क्योंकि मैनेजर को कमीशन का अमाउंट नेट प्रॉफिट पर बेस्ड है और नेट प्रॉफिट में सब कुछ करने के बाद ही तो निकाल रहा हूं, मतलब अभी कैलकुलेट किया है, मतलब पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो इसके लिए मैनेजर का कमीशन हमेशा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है। डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर इज ओनली द अमाउंट ऑफ मैनेजर कमीशन, खाली वो फर्क है, बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन ही होगा। मैनेजर कमीशन पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर चला जाएगा। ठीक है क्या भाई? ठीक है क्या? कोई समस्या है क्या? कॉपी कर लो उसको फटाफट से। अच्छा, एक और याद आया मेरे को, गुड्स withdrawn for personal use costing 500, selling price 700। गुड्स withdrawn for personal use, एंट्री क्या होगी? गुड्स withdrawn for personal use, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स टू परचेज, अमाउंट 500 की 700? क्यों 700 क्यों नहीं? जितने में परचेज किया तो उतने से कम करने वाला हूं। अच्छा, बाय चांस ऐसा कोई केस बन जाए जहां परचेज प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो जाए, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, तो एंट्री किससे करोगे? मतलब अगर मैं यहां कॉस्ट लिखूं 700 और सेलिंग प्राइस लिख दूं 500, पॉसिबल तो है भाई? पॉसिबल तो है। ठीक है, मैंने बोला कॉस्ट है 700, सेलिंग प्राइस है 500, फिर क्या लिखना है यहां पर? 700 लिखना है कि 500 लिखना है? हाउ मेनी ऑफ यू से 500 ही लिखना है अभी भी? मतलब मैंने बोला गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 700, सेलिंग प्राइस 500, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल सेइंग कि 500 ही लिखना है? जूम वाला हैंड रेस कर लो, जल्दी से। सिर्फ 4 लोग? ओके, और हो गए। रिएक्शंस में आता भाई, रिएक्शंस में मिल जाएगा बस। मतलब बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि 700 रुपए ही लिखना है, ऐसा है क्या? भाई एक चीज समझो, मानो मेरी मोबाइल की दुकान है, तो मोबाइल इज माई स्टॉक। नाउ आई परचेज दिस iPhone 12 Pro फॉर 1 लाख रुपीज
और इसको मैं बेचता हूँ 20,000 प्रॉफिट ऐड करके 120 पे। तो मेरी दुकान है ना, मेरी दुकान है इस आईफोन 12 प्रो की, मैंने खरीदा है इसको 1 लाख रुपीस के अंदर, इसको मार्केट में सेल करता हूँ 120 में, इसको मार्केट में सेल करता हूँ 1,20,000 में, नॉर्मल है। अभी ये पड़ा हुआ है, कोई लेने नहीं आया, मेरे पास कोई आईफोन पड़ा हुआ है, कोई लेने नहीं आया। तभी एप्पल ने आईफोन 13 लॉन्च कर दिया और एप्पल ने बोला कि नाउ द आईफोन 12 प्रो प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 70,000 रुपीज, मतलब अब आईफोन 12 प्रो इंडिया में मिलेगा 70,000 रुपीज का। मैंने खरीदा है 1 लाख में, मैं नॉर्मल बेचा था 120 में, पर अब मुझसे 120 में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया के जो डीलर्स हैं, कस्टमर जो है, वो 70,000 में देने को तैयार है। तो नाउ माई कॉस्ट इज 1 लाख, बट माई सेलिंग प्राइस इज नाउ ओनली 70,000। फोन में कोई डिफेक्ट नहीं है, पर कंपनी ने ओवरऑल प्राइस कम कर दी, तो मेरे से कोई खरीदने नहीं वाला इसके लिए। अब मैंने बोला यार 1 लाख में तो खुद ने खरीदा, 70,000 में बाहर बेचूंगा, 30,000 का नुकसान कौन करना। एक काम करते हैं, बीवी को गिफ्ट कर देते हैं आईफोन 12 प्रो, वो भी खुश। ठीक है, उसने कौन सा अनाउंसमेंट सुन लिया, तो उसको तो ये लगेगा 1,20,000 रुपए का फोन दिया। तो मैंने 70,000 ये जो आईफोन 12 प्रो था वो खुद के पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करूंगा ड्रॉइंग्स टू परचेज 1 लाख रुपीज से, तो मैंने अपना एक्सपेंस 1 लाख रुपीज से कम कर दिया। पर अगर बाहर बेचता तो कितने में बिकता? 70 में ही। मतलब मेरी इनकम वुड हैव बीन ओनली 1 लाख, मतलब आई शुड बी हैविंग अ लॉस ऑफ 30,000 रुपीज। ये बात समझ में आती है क्या? अब ये तो मैं आपको एक बहुत जेन्युइन केस बता रहा हूं। एक इनजेन्युइन केस में अंदर अगर ऐसा होने लग जाए और सिर्फ ड्राइंग करके मुझे परमिट हो जाए, तो मैं अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता हूं बहुत आसानी से। बात समझ में आती है क्या? तो इसके लिए हमेशा ये जब एंट्री बनती है, तो ये एंट्री हमेशा बनेगी विच एवर इज लेस से। एंट्री हमेशा किससे बनेगी? विच एवर इज लेस से बनेगी। ये क्लियर है क्या? तो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस या कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस या कॉस्ट ऑफ एनआरवी, विच एवर इज लेस। तो अगर कॉस्ट ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर जो लेस होगा वही आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस वाला अमाउंट आ जाएगा। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, और मैंने आज तक आपके कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देखा नहीं, पर आपको ये कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। ठीक है, विच एवर इज लेस से ही आपकी हमेशा एंट्री पास होगी। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। मैंने करीब करीब जितने भी अलग से कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए सारे के सारे। कोई और एडजस्टमेंट आपको ध्यान आ रहा है? क्लास 11th वाला कोई एडजस्टमेंट याद आ रहा है क्या किसी को, जिसमें जनरल समस्या होती थी? विशाखा थोड़ा जोर से, विशाखा जोर से, जोर से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिख लेता हूं। कितने हो गए? 8 9 10। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसे पे कर रहा है? बिजनेस ओनर को पे कर रहा है। बिजनेस ओनर को पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ओनर को मिलेगा, मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी सेम आप कर सकते हो। ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग में ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है क्या? और कोई एडजस्टमेंट आपको ध्यान आता है जो इन जनरल जो आपको समस्या देता हो जीवन के अंदर? एक तो इंपॉर्टेंट है पीरियडी, जिसका इज इंपॉर्टेंट। दूसरा इज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यू नीड टू फंडामेंटली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोविजंस। पीरियडी जब क्रिएट हो रहा है, पीरियडी की बात हो रही, तो उससे बेड डेब्ट का वैल्यू क्या होगा? बेड डेब्ट जब होगा, बेड डेब्ट जब होगा तो पीरियडी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पीरियडी बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। पर जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा।
ठीक है, वो फंडामेंटली डिफरेंस समझना आपको जरूरी है। ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेज, गुड्स गिवन एज डोनेशन, डोनेशन टू परचेज, ये एंट्री आपको आती है, इसमें कुछ नहीं। अच्छा, अभी अपन एक वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस के ऊपर भेजे गए हैं तो एंट्री होती है डेटा टू सेल अकाउंटिंग पर्पस के अंदर। और ईयर एंड पर अगर टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है और अभी तक कस्टमर ने अप्रूवल भी नहीं दिया है तो रिवर्सल पास करना पड़ता है। रिवर्सल क्या होगा? इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। हम चैप्टर पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, या वो एडजस्टमेंट भी है हमारे, वो भी एडजस्टमेंट आ सकता है, वो मैंने लिखा नहीं, हम चैप्टर पढ़ चुके हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा उसको अलग से। वो तो आता है ना, बढ़िया। तो एडजस्टमेंट अपन ने सारे कर लिए। एक काम करें आप, होमवर्क के तौर पे ये सारे तो एडजस्टमेंट अपन ने कर चुके हैं। फिफ्थ अपन इलस्ट्रेशन अभी कर लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए बैलेंस शीट बनानी है। आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए बैलेंस शीट बनाएं कर लेकर आए। ठीक है, 7 ऑनवर्ड्स मैं कल कराऊंगा। आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए बैलेंस शीट बनाएं। परमानेंस लिक्विडिटी में जमाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे बैलेंस शीट जब करते हो वैसे बना लेना, डेबिट क्रेडिट के ऊपर करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।